मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रात भर बारिश जारी रही। मानसून के स्पेल ने तबाही फैला दी। 50 बच्चों समेत 100 से ज्यादा अफराद जाम बहक हुए, 211 जख्मी हो गए, जबकि 145 घर मुकम्मल तबाह हो गए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 26 जून से 13 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिशों और हादसात में 50 बच्चे, 38 मर्द और 18 खवातीन जाम बहक हो चुकी हैं। 211 जख्मी अफराद में 81 मर्द, 82 बच्चे और 48 खवातीन शामिल हैं। 10 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों और 9 पुलों को नुकसान पहुंचा। सबसे ज्यादा जानी नुकसान सूबा पंजाब में हुआ, जबकि ज्यादातर हलाकतें करंट लगने से हुई हैं। पंजाब में मानसून बारिशों के बायस 44 अफराद जाम बहक और 134 जख्मी हो चुके हैं। सूबे में बोसीदा मकानात गिरने से 27, आसमानी बिजली गिरने से 5, जबकि करंट लगने से 4 और नहाते हुए डूबकर 8 अफराद जाम बहक हुए हैं। बारिशों के बायस 10 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों और 9 पुलों को नुकसान पहुंचा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे नाजरीन। पहले दरामद फिर बरामद का खेल। शुगर माफिया एक बार फिर आवाम की जेबों पर डाका डालने में कामयाब। हुकूमत ने शुगर माफिया के सामने घुटने टेक दिए। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। 6 माह में एक्स मिल कीमत में 40 रुपए इजाफा कर दिया गया। दिसंबर 2024 में चीनी की एक्स मिल कीमत 115 से बढ़ाकर 125 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई थी। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक सूबाई हुकूमतें सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। हुकूमत ने 7,90,000 टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी थी। महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे से मार्केटों में खरीदार परेशान और दुकानदार बेबस नजर आते हैं। कमर तोड़ महंगाई से घरों का बजट बिगड़ गया। आबिदा खान की रिपोर्ट देखिए। चीनी की मिठास अब शहरियों के लिए कड़वाहट बन गई है। चीनी की कीमत में इजाफा होते ही होलसेल में फी किलो नर्ख 182 और रिटेल में 200 रुपए तक पहुंच गए। बढ़ती हुई कीमतों ने खरीदारों के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। 70 से 80 रुपए किलो का नफा जो है ये डीलर्स ने भी लिया है, ये शुगर मिल्स को भी पहुंचा है। चेयरमैन होलसेलर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि हुकूमत चीनी दरामद न करे और जो सप्लाई बंद की गई है उसको बहाल किया जाए। शुगर मिलें जितनी है सिंध में और पंजाब में, उन्होंने सप्लाई बैंड कर दी है। अगर ये सप्लाई चेन मुतासिर हुई तो यकीन माने कि ये चीनी और बड़ा हो जाएगा। चीनी की पैदावार कम हुई या चीनी बरामद की गई, वजह कुछ भी हो, महंगाई में कमी का हुकूमती वादा ताहाल वफा होता नजर नहीं आता। रिलीफ सिर्फ बयानात में है, अमली तौर पर शहरी बदस्तूर परेशान हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी की बढ़ती कीमतों पर जवाब देने से गुरेज। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि रमजान आए या कोई और इवेंट हो, ग़िज़ाई अशिया की कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं। हुकूमत बुनियादी ग़िज़ाई अशिया की कीमतों को माहाना बुनियादों पर मॉनिटर कर रही है। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, गंदम चीनी को भी डी रेगुलेट कर देना चाहिए। चीनी 200 रुपए किलो महंगी क्यों हो गई है? जिम्मेदार कौन है? इसको सजा कब होगी? कौन सा वजीर खजाना है जो नहीं चाहता कि ग्रोथ एकदम ऊपर बढ़ जाए? लेकिन ये मूवीज़ हमने कितनी दफ़ा देखनी है इस मुल्क में इन टर्म्स ऑफ बूम एंड बस्ट साइकिल्स कि एक शुगर रश आए कि ये अभी ग्रोथ कर दें और 5-6 महीने में इतनी मेहनत से जो एफएक्स रिजर्व्स किए गए हैं और एक स्टेबिलिटी आई है, वो वंस अगेन वी बैक टू स्क्वायर वन। मुल्क की तमाम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 19 जुलाई को मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। ट्रांसपोर्ट बिरादरी ताजरों के साथ है। 19 जुलाई को मुल्क में कहीं भी कोई सप्लाई या कोई गाड़ी नहीं चलेगी। मलिक शेर खान सदर कराची गुड्स कैरियर का बड़ा ऐलान। कहा, अगर ताजर कहेंगे कि हड़ताल बढ़ानी है तो हम हड़ताल को मजीद बढ़ाएंगे। जावेद बलवानी बोले, वज़ीर खजाना फौरी तौर पर हमारे 5 मुतालिबात को आर्जी तौर पर मुअत्तल में डालें तो हड़ताल वापस लेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस वज़ारत खजाना से मुज़ाकरात के लिए बार बार फ़ोन आ रहे हैं। वज़ीर खजाना कराची आकर भी हमसे मुलाकात नहीं कर रहे। वफाकी वज़ीर खजाना ने मुल्क भर के तमाम चैम्बर्स और एसोसिएशन को मुज़ाकरात के लिए 15 जुलाई को तलब कर लिया। मुनाफाखोरों को खुला छोड़ेंगे तो कीमतें आवाम की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। पंजाब में मुनाफाखोर अब पैरा की नज़रों से नहीं बच सकेंगे। मेरी और आवाम की नज़र पैरा पर होगी और पैरा की नज़र महंगाई, ज़खीरा अंदोज़ी और तजावुज़ात पर होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, कब तक इंतजामिया महंगाई, मुनाफाखोरी और तजावुज़ात के खात्मे के लिए भागते रहेंगे? पंजाब की 144 तहसीलों में पैरा स्टेशन कायम किए जाएंगे। पैरा फोर्स मेरी आंख और कान है, हर जुल्म पर नजर रखेगी और ज़खीरा अंदोज़ी, तजावुज़ात के खात्मे के लिए अपना काम सरअंजाम देगी। उन्होंने कहा कि कानून का अगर निफाज नहीं तो कागज़ पर लिखे हरूफ से ज़्यादा कुछ नहीं। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि तजावुज़ात के खात्मे के साथ बाजार ख़वातीन के लिए महफूज और बेहतर हो गए हैं। बाजारों से तजावुज़ात ख़त्म करने से दुकानदारों की सेल बढ़ी और ट्रैफिक का बहाव भी बेहतर हुआ है।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी और दाखिली सलामती से मुतल्लिक उमूर ज़ेर बहस आएंगे, जबकि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। इस मुतल्लिक आपको बताएं वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हर लीडर से मुलाकात में पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट लेने वाले। व्हाइट हाउस में नेटो चीफ मार्क रूटे से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। दोनों मुल्क तेजी से जौहरी जंग की तरफ जा रहे थे। उनका कहना था कि तिजारत जंगों के खात्मे का बेहतरीन जरिया है। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि तिजारती टैक्सों में इजाफे पर यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक से बातचीत के लिए तैयार हैं। यूरोपीय यूनियन के हुकाम बातचीत के लिए आ रही हैं। उन्होंने यूक्रेन जंग पर बात करते हुए कहा कि वो रूसी सदर पुतिन से बहुत मायूस हैं। यूक्रेन जंग रोकने का मुआहदा न हुआ तो 50 रोज में रूस पर सख्त टैरिफ लगाएंगे। उनका कहना था पुतिन से बेहतरीन बात हुई और फिर यूक्रेन पर मिसाइल गिरना शुरू हो गए। समझ नहीं आ रहा कि इतना बेहतरीन मुल्क ऐसा क्यों कर रहा है। फेडरल कांस्टेबलरी को मुल्क भर में काम करने का इख्तियार मिल गया। फेडरल कांस्टेबलरी को फेडरल फोर्स में बदलने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। एफसी एक्ट 1915 में तरमीम के बाद ऑर्डिनेंस जारी किया गया। लॉ एंड जस्टिस डिवीजन की जानिब से एफसी की फेडरल फोर्स में तब्दीली का एलामिया जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सदर मुमलिकत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब फेडरल कांस्टेबलरी कहलाएगी। एलामिया में यह भी कहा गया है कि फेडरल कांस्टेबलरी से मुतल्लिक कवायद बनाए जाएंगे। हर डिवीजन में एक विंग कमांडर तैनात किया जाएगा। एफसीएफ पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती करेगी। वज़ीर मुमलिकत तलात चौधरी की कमांडेंट एफसी रियाज नज़ीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि एफसी के हवाले से ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। 18वीं तरमीम आइनी स्ट्रक्चर देखते हुए एफसी का नाम बदला गया। कमांडेंट एफसी रियाज नज़ीर का कहना था कि एफसी के 41 विंग्स होंगे। एफसी को 6 डिवीजन में तकसीम किया जा रहा है। फेडरल कांस्टेबलरी के ऑपरेशनल ज़रूरियात को विफाक पूरा करेगा। एफसी जिस एक्ट के तहत काम कर रही थी उसको 100 से ज़ायद साल गुजर गए। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब ये फेडरल कांस्टेबली होगी। 18वीं तरमीम हो या कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा जो तरीका है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसको देखते हुए इसका ऑर्डिनेंस किया गया है। इसका एक नाम बदला गया है, दूसरा इसको रीस्ट्रक्चर करने का प्रोग्राम बनाया गया है और इसमें अब पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती किए जाएंगे। ये अब पूरे पाकिस्तान की फोर्स होगी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी 1915 के फ्रंटियर कांस्टेबलरी एक्ट के तहत काम कर रही थी। अब उस एक्ट को 100 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। एक बात ज़हन में रखें कि इस टोटल रीस्ट्रक्चरिंग में हमारे 41 विंग्स बनेंगे। इसके लिए वफाकी हुकूमत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो कि अब फेडरल कांस्टेबलरी होगी, उसकी ऑपरेशनल ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए उन ज़रूरियात को पूरा करने का फ़ैसला किया है, जिसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबके सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। अवलीन तरजीहात में टैक्स बेस का इजाफा और गरीब पर टैक्स के बोझ में मजीद कमी शामिल है। तफसीलात के मुताबिक FPR की डिजिटाइजेशन पर जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि टैक्स गोशवारे का आसान और उर्दू में होना खुशाइंद अमल है। डिजिटल इनवॉइसिंग का भी उर्दू में इजरा किया जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि FPR की तमाम इस्लाहात की शिफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। टैक्स गोशवारों को डिजिटल, मुख्तसर और मरकजी डेटाबेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पहली मरतबा मसनूई ज़हानत के जरिए टैक्स असेसमेंट के निज़ाम का इत्तलाक बड़ी कामयाबी है। जितनी गुंजाइश थी तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया। हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी की। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है। फैसला स्टेट बैंक को करना है। FPR को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया गया था, जो वापस ले लिया गया। उनका कहना था तनख्वाहदारों की सहूलत के लिए टैक्स गोशवारों को आसान बना दिया गया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसलात ज़र भेजी। मकामी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को साथ लेकर चल रहे हैं। वज़ीर आज़म हर वजारत की कारकर्दगी ज़ाती तौर पर देख रही हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने मुल्क भर के तमाम चैम्बर्स और एसोसिएशंस को मुज़ाकरात के लिए 15 जुलाई को तलब कर दिया। की बात होती है तो जो कुछ हमारे से हो सका, फिस्कल स्पेस मिल सकी,
تو اس میں جو ٹیکس کی جو کچھ رعایت دے سکے ہم نے دی، FBR کو جو ایڈیشنل پاورز دی. تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے کہ اس وقت ایگزسٹنگ لا تھا کیا. تو پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ اس کا انکم ٹیکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سارا جو معاملہ ہے یہ سیلز ٹیکس فراڈ کا معاملہ ہے، اور اس میں پہلے اتھارٹی تھی ٹو این IRS آفیسر ٹو اریسٹ. تو ہم نے یہ کہا کہ اس میں ایڈیشنل سیف گارڈز ڈیولپ ہونے چاہیے. یہ بل ہم لے کر گئے انٹو اسٹینڈنگ کمیٹیز. اس پہ بڑی مفصل گفتگو ہوئی ان دا سینٹ فائنانس کمیٹی. مقصد اس کا یہ تھا کہ اب جو معاشی استحکام آیا ہے اس میں سجیشنز لی جائیں کہ اب اس کو ہم نے سسٹینیبل گروتھ کی طرف کیسے لے کے جانا ہے. چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت سپریم کورٹ کی کوئٹہ رجسٹری برانچ میں ایک اعلیٰ سطح اجلاس منعقد ہوا، جس میں انصاف کی فراہمی کو بہتر بنانے اور قانونی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے. تفصیلات کے مطابق اجلاس میں بار ایسوسیشنز اور لا اینڈ جسٹس کمیشن کے ذریعے تعاون کا جائزہ لیا گیا اور انصاف کی فراہمی میں بہتری کے لیے ادارہ جاتی روابط کو مضبوط بنانے پر غور کیا گیا. اجلاس میں بلوچستان ہائی کورٹ، سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کے نمائندوں نے شرکت کی. چیف جسٹس پاکستان نے ہر صوبے میں لا کمیشن کے نمائندے تعینات کرنے کا اعلان کیا، جو ضلعی بارز میں ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کریں گے اور ضلعی سطح پر انصاف کے منصوبوں پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے. انہوں نے کم ترقی یافتہ اضلاع میں بنیادی ڈھانچے کی کمی پر بھی تشویش کا اظہار کیا. اجلاس میں غریب سائلین کو مفت قانونی نمائندگی فراہم کرنے کا انقلابی اعلان بھی کیا گیا. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی چارسدہ میں میڈیا سے گفتگو. کہا مدارس بل پر حکومت اتحاد کی بدنیتی ظاہر ہو چکی، شہریوں کے جان مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے. مسلم لیگ نون نے مخصوص نشست پر JUI کے خلاف کیس دائر کیا. موجودہ حالات میں مسلم لیگ نون کا یہ اقدام کس کو فائدہ دے گا؟ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ایسی اپوزیشن کا کیا کروں جس کا ہر قدم صوبائی حکومت کے فائدے میں ہے. خیبر پختونخوا میں اپوزیشن کے ساتھ ان حالات میں کیسے چلیں؟ سیاستدان مساق جمہوریت پر عمل کریں تو بہتر ماحول پیدا ہو سکتا ہے. میں نے مشورہ دیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں تبدیلی کی ضرورت ہے. کے لحاظ سے تو سب سے زیادہ بدامنی کا شکار ہے. حکمرانوں کی کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی تو عوام ہی متاثر ہوں گے، غریب آدمی ہی متاثر ہوگا. ریاست بھی عوام کے لیے وہ کردار ادا نہیں کر رہی ہے کہ جہاں ان کے اپنا مسئلہ پیش ہو جاتا ہے تو وہاں رد عمل بھی دیتے ہیں، بھرپور طور پر دیتے ہیں، لیکن عوام کے معاملے پر وہ تماشائی بنے رہتے ہیں. میری ترجیح یہ ہوگی کہ تبدیلی آئے، صوبے میں تبدیلی آئے، لیکن اگر PTI اکثریت میں ہے تو PTI کے اکثریت کے اندر ہی آئے، وہی لوگ اپنی تبدیلی جو ہے صوبائی حکومت کے لیے آئیں. 90 دن سے متعلق علی امین نے جو بات کی ہے یہ ان کی اپنی رائے ہے، اس کا پارٹی کے فیصلے سے کوئی تعلق نہیں. PTI سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا پارٹی بانی PTI کے 5 اگست کے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے. عمران خان صاحب کا فیصلہ 5 اگست ہے، پارٹی کا فیصلہ 5 اگست ہے. عروج کے حوالے سے یہ جو 90 دن کی بات کی علی امین صاحب نے، یہ ان کی اپنی ان کی رائے ہے. اس کا کسی پارٹی کے فیصلے سے یا پارٹی کی کسی اندرونی مشاورت سے کوئی تعلق نہیں ہے. علی امین گنڈا پور کی مرضی کا میدان ہو، ہم ہر چیلنج کے لیے تیار ہیں. مولانا فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان نے علی امین گنڈا پور کا الیکشن لڑنے کا چیلنج قبول کر لیا. ABN کے پروگرام بدلوں میں گفتگو کرتے ہوئے کہا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ڈمی اور کٹ پتلی ہیں، اگر دھاندلی باقی صوبوں میں ہوئی تو KP بھی کیسے محفوظ رہ سکتا ہے. ان کا کہنا تھا خیبر پختونخوا میں بدامنی عروج پر ہے، وزیر اعلیٰ خود اپنے ضلع میں بے بس ہیں. مرکز میں آج بھی اسی جگہ پہ ان کو کہیں اپنے بھائی کو آپ استعفیٰ دلوائیں. جمعیت علماء اسلام کے کارکن کی حیثیت سے میں اسی طرح ان کے مقابلے کے لیے تھا. جس طرح کا میدان وہ منتخب کریں، ہمیں کوئی یہ گز اور یہ میدان ڈیرہ اسماعیل خان وزیر اعلیٰ کا، میں تو اس کو وزیر اعلیٰ نہیں کہتا، میں تو کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کہتا ہوں، ڈمی کہتا ہوں. لاجیکلی کوئی مجھے بتا دے کہ پورے پاکستان میں بلوچستان میں دھاندلی ہو رہی ہے، سندھ میں دھاندلی ہو رہی ہے، پنجاب میں دھاندلی ہو رہی ہے، مرکز میں دھاندلی ہو رہی ہے، یہ KP واحد ایک صوبہ ہے کہ جہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے. اس وقت جو صورتحال KP میں ہو رہی، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو کرپشن، بدعنوانی، بد انتظامی کے جو صورتحال ہے، اس میں PTI کو ودن PTI چینج کی طرف جانا چاہیے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی ABN نیوز سے گفتگو کہتے ہیں بانی PTI نے 5 اگست کا کہا، علی امین گنڈا پور نے 90 دن کا کہا. پاکستان میں 90 دن ویسے بھی بدنام ہوئے ہیں. بولے گنڈا پور صاحب اگر بانی PTI کے اعلان کے برعکس اعلان کر رہے ہیں
तो फिर गंडापुर साहब जाने और बानी पीटीआई जाने। पीटीआई ने पावर शो किया, किसी ने मुदाखलत नहीं की। पंजाब हुकूमत ने नहीं रोका। सियासी सरगर्मियां अगर पुरअमन हो तो बिल्कुल जारी रह सकती हैं। आप गंडापुर साहब जाने और इमरान खान जाने कि उनकी अगर 5 अगस्त का उन्होंने कहा था ना, उन्होंने 5 अगस्त का कहा था, इन्होंने 90 दिन का कहा दिया। तो पाकिस्तान में 90 दिन जो है वैसे भी बदनाम हुए हैं। ये इलेक्शन 90 दिन में होने होते थे, इलेक्शन नहीं होते थे। देखें, पावर शो उन्होंने किया है, किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। एक सियासी सरगर्मी अगर पुरअमन हो तो बिल्कुल जारी और सारी रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, नैब में आजम सवाती और अमजद अली की तलबी। नैब ने कोहिस्तान में 36 अरब की मुबैना करप्शन पर आजम सवाती को तलब कर लिया। आजम सवाती को 17 जुलाई को नैब दफ्तर पेशावर तलब किया गया है। नैब ने MP अमजद अली को आमदन से ज़ायद असासों के इल्ज़ाम में तलब कर लिया। सवात से रुकन सूबाई असम्बली को 17 जुलाई को नैब दफ्तर पेशावर तलब किया गया है। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल से मुतल्लिक ये मामला है। आजम सवाती को 17 जुलाई को नैब दफ्तर पेशावर तलब किया गया है। नैब ने MP अमजद अली को आमदन से ज़ायद असासों के इल्ज़ाम में तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून के कोटे पर खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर समर हारून बिलोर और सईदा जमशेद के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। इलेक्शन कमीशन ने नरगिस अली और सोनिया हुसैन के कागजात पार्टी के तरजीही फहरिस्त में मौजूद न होने के बिना पर मुस्तरद कर दिए हैं। मारगिला एवेन्यू के राउंड अबाउट पर नई बनने वाली यादगार को उखाड़ने के अहकाम जारी कर दिए गए। निजी हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से इकदाम भी शुरू कर दिए गए। इस यादगार के बारे में तफसीलात जानते हैं अरशद शाद की इस रिपोर्ट में। तो खुले हाथ और हाथों में धाती गेंदे, ये तखय्युल 1990 में लिखे गए अमरीकी नावल द व्हील्स ऑफ टाइम से माखज है। इन हाथों में मौजूद गेंदें जादुई ताकतों को जाहिर करती हैं। इस तखय्युलाती नावल में मुजस्समों से दुनिया की ताकतों पर काबू पाने का इजहार किया जाता है। इस यादगार पर 1 हफ्ता से काम जारी है। ताहम गुज़िश्ता 2 रोज से जारी सोशल मीडिया पर तनकीद के बाइस इंतजामिया ने इसे उखाड़ने के अहकाम जारी किए हैं। ज़राए निजी हाउसिंग सोसाइटी का दावा है कि CDA से इजाजत हासिल करने के बाद तामीर शुरू की, जबकि CDA ने उखाड़ने का हुक्म दिया है। सर लगता था हाथ के अंदर पूरी मतलब दुनिया बनी हुई है, इतने प्यारा लग रहा था तो उन्होंने पता नहीं क्यों उतार दिया। ये लगा रहना चाहिए क्योंकि आते जाते लोगों के ना मतलब दिल खुश हो जाता है देख। मारगिला एवेन्यू पे आते हैं मतलब कि बंदे का दिल खुश हो जाता था। शहरियों ने यादगार से पसंदीदगी का इजहार तो किया मगर इसके तखय्युल से लाइल्म नजर आए। बस लोगों का एंटरटेनमेंट है और मतलब एंजॉय कर सकते हैं, यही है। जिस तरह ये चौक में ये खड़ी थी इसी तरह आगे पीछे और भी यादगारें हैं तो वो दोबारा करती हैं हुस्न को। हाथ हैं तो वही यकजहती मिलजुल कर रहना। निजी हाउसिंग सोसाइटी ने इस मामले पर मौक़िफ़ देने से इज्तनाब किया। निजी सोसाइटी की जानिब से लगाए गए ताकस के मजहर इस मोनामेंट के तखय्युल बारे शहरी बिल्कुल ना आशना है, जबकि CDA ने इजाज़त लिए बगैर इस मोनामेंट को लगाने की पादाश में इसे उखाड़ने के अहकाम जारी किए हैं। कैमरामैन अरसलान सईद के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान के ज़िला कलात और इतराफ में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पीमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़लज़ले की गहराई 40 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कलात से 43 किलोमीटर दूर जनूब मशरिक में था। ज़लज़ले के नतीजे में किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। सऊदी अरब के पास 68,000 निजी आज़मीन के 27.5 अरब मौजूद हैं। हुकूमत ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर रखी है। वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ की कौमी असम्बली कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। इजलास में हज सस्ता करने के लिए बहरी जहाज़ के जरिए आज़मीन को ले जाने की सहूलत शामिल करने और ईरान से फौरी राबते की सिफारिश की। कायमा कमेटी ने 67,000 प्राइवेट आज़मीन के मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की सिफारिश भी पेश कर दी।